हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, जो कि लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को कवर किया था कि कैसे इरोजनल प्रोसेस के थ्रू और डिपोजिशनल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। आज भी हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे इरोजनल और डिपोजिशनल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? तो ग्लेशियर्स वही होते हैं जब पहाड़ के टॉप से जब बड़े बड़े आइस शीट्स पिघल के नीचे की तरफ आते हैं या नीचे आते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, उसे ही हम ग्लेशियर्स कहते हैं। इसमें भी वही कहा है कि masses of ice moving as sheets over the land flowing down the slopes of the mountains are called glaciers. Glaciers move basically because of gravity. तो ग्लेशियर्स क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। So glaciers are also involved in the process of erosion and deposition. ठीक है, तो क्या होता है कि ग्लेशियर्स मूव करते हैं, है ना, मूव करते हैं, इरोजन होता है। और ये ग्लेशियर जो मूव करते हैं ये जियोमॉर्फिक एजेंट के तहत की तरह मूव करते हैं, ठीक है। और उस मूवमेंट से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। जब इरोजन हो रहा है तो वो कहीं तो डिपॉजिट होगा। तो जो डिपोजिशन हो रहा है और डिपोजिशन के कारण जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उससे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। इस वीडियो में हम दोनों इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स दोनों देखेंगे। Erosional landforms of glacial process. These are the erosional landforms of glacial regions. Erosions होता है और कैसे कैसे अलग अलग टाइप के erosions के थ्रू जो landforms बनते हैं हम one by one सब देखेंगे। सबसे पहले आता है सर्क, found at the head of the glacial valley. They are deep, long and wide troughs of basins with very steep concave to vertically dropping high walls at its head as well as sides. तो सर्क क्या होता है? सिंपल सी भाषा में जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, बस ग्लेशिएटेड माउंट, ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं सर्क, जिसको हम सर्क कहते हैं, ये सिर्फ ग्लेशिएटेड वाले रीजन्स में ही बनेंगे, ग्लेशिएटेड माउंटेन्स वाले रीजन्स में ही बनेंगे, ठीक है। तो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स ग्लेशिएटेड माउंटेन से जो आइस शीट्स नीचे की तरफ गिरते हैं और नीचे की तरफ गिरते समय माउंटेन्स को डीपली कट करती है, जिससे वो सर्क डेवलप हो जाता है, ठीक है। एंड दे आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैलीज। क्या होता है कि ये देखिए इस डायग्राम में आप शायद अच्छे से समझ पाओ कि ये हेड ऑफ द माउंटेन वैली है, टॉप है, यहाँ से ग्लेशियर आइस शीट पिघल रहा है, पिघलते हुए ये जो माउंटेन को डीपली कट करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो डीप कट जो फॉर्म हो रहा है इसे ही हम सर्क कहते हैं। सिंपल, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन क्या है ना कि सारे जो कंसेप्ट है, सारे जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप अगर एक को समझोगे तब एक से दूसरे से बाकियों को आप समझते जाओगे, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सेकेंड आता है टार्न। टार्न भी एक तरह से सर्क के थ्रू ही फॉर्म होता है। तो जब माउंटेन से जब आइस शीट नीचे पिघलता है और वो नीचे आकर के जब वो जो वाटर है कहीं जाकर के जहां जाके जमा होता है, ठीक है, जहां पे वो लेक फॉर्म होता है उसे हम सार्क लेक या फिर टार्न लेक भी कहते हैं, टार्न भी कहते हैं, ठीक है। होप आपको सार्क और टार्न दोनों समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है यू शेप्ड वैली। तो ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, जो सब जानते हैं कि यू शेप वैलीज क्या होते हैं। ये पहले वी शेप में होते हैं, बाद में इरोजनल प्रोसेस के कारण ये यू शेप में कवर हो जाते हैं। ये बेसिक सा टॉपिक है। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो सब जानते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रफ वैली फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लेसिएशन। जब ग्लेसिएशन होता है तो जो वी शेप वैली होती है वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ ग्लेशिएटेड लेक्स। तो ग्लेशिएटेड लेक्स क्या होता है? जब माउंटेन से जब भी जो पानी गिरता है, ठीक है, जो आइस गिरते हैं तो वो जहां जमा होते हैं तो वो एक वैली बन जाता है वो जगह, तो उसे ही हम ग्लेशिएटेड लेक्स कहते हैं, ठीक है। जो लेक्स बन जाता है माउंटेन से, जो पानी गिरता है वो जमा हो जाता है जिस जगह पे, तो वो एक लेक की तरह फॉर्म हो जाता है और उसे ही हम ग्लेशिएटेड लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ग्लेशिएटेड वैली। ग्लेशिएटेड वैली भी ये एक टाइप ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो जब ग्लेशियर्स बनेंगे और वो धीरे धीरे आगे की तरफ घिसकेंगे और वो सर्क फॉर्मेशन करते हुए जाएंगे
और जब सर्क नीचे की तरफ घिसकते जाएंगे तो वैलीज बनाती जाएगी, और उसी वैलीज को हम ग्लेशियल वैलीज कहते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया कि ये जो भी इरोजन हो रहे हैं, जो जो ग्लेशियल वैलीज हैं, ये एक इरोजनल प्रोसेस के कारण, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के कारण होता है। ठीक है, तो जब ग्लेशियर्स बनेंगे, ठीक है, जब ग्लेशियर्स बनेंगे तो धीरे धीरे आगे खिसकेंगे, तो आगे खिसकेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो सर्क बनाएंगे, और सर्क बनाते हुए वो और नीचे की तरफ खिसकेंगे। ठीक है, वो जब नीचे की तरफ खिसकेंगे तो वो वैली बनाती जाएगी, और उसी वैली को हम ग्लेशियल वैली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली हमने पिछले वीडियो में भी जैसे कवर किया था। तो बहुत सिंपल सी ये टॉपिक है, सिंपल सा एक लैंड, बहुत ही लगता है कि हैंगिंग वैली होता क्या है, बट इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। हैंगिंग वैली बस आप सिंपल से समझ लो ना कि छोटी छोटी वैलीज मिलके जब बड़ी वैली में मिलती है तो उसे हैंगिंग वैली कहते हैं। बस सिंपली जो छोटी छोटी वैलीज हैं, ये देखिए जो छोटी छोटी वैलीज हैं जब बड़ी वैलीज में मिलती हैं, छोटी छोटी जो वैलीज हैं, ये छोटी छोटी वैलीज हैं जो बड़ी वैलीज में मिलती हैं, इसे हैंगिंग वैली कहते हैं। बट ये क्या होता है, जमीन से ऊपर होता है, इसलिए इसी वजह से इसका नाम हैंगिंग वैली पड़ा। नेक्स्ट आते हैं ग्लेशियल डिपोजिशंस के ऊपर। सो ग्लेशियल डिपोजिशन क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, इरोजन हुआ और उसके बाद डिपोजिशन हुआ, पर इरोजन और डिपोजिशन के बीच में जो सबसे मेन एजेंट की तरह काम करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर इरोजन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो तो डिपोजिशन नहीं होगा। इरोजन जो ट्रांसपोर्टेशन करते हुए जाता है तो वो डिपोजिशंस करते हुए जाते हैं, और उसी डिपोजिशन के कारण डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो उसी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ग्लेशियर टिल एंड आउटवॉश डिपॉजिट। सो बहुत सिंपल सा ये है कि ग्लेशियर टिल होता क्या है। ठीक है, तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होकर वो आगे बढ़ेंगे, उसमें से जो अनअसॉर्टेड कोरस एंड फाइन डेब्रिज होते हैं वो वहां जाके जमा हो जाती है, और वो साइड साइड में जाके जमा हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो मिक्स डेब्रिज होंगे, रॉक पार्टिकल्स होंगे, वो साइड में जाकर के एंगुलर और सब एंगुलर फॉर्म में साइड साइड में जाके जमा हो जाएंगे। मतलब कि ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर पिघलेगा। ठीक है, पिघलेगा, और इसमें से जो भी फाइन डेब्रिज हैं या फिर रॉक डेब्रिज हैं, कोरस मटेरियल से वो नीचे की तरफ खिसकेंगी, और वो अनअसॉर्टेड फॉर्म में, अनअसॉर्टेड का मतलब है मिक्स डेब्रिज। ठीक है, तो मिक्स डेब्रिज के फॉर्म में ये साइड साइड वैलीज के साइड साइड में ये जमा हो जाएगी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी साइड साइड में लेकिन जमा होगी। ठीक है, और ये होते हैं एंगुलर और सब एंगुलर फॉर्म में। क्या होता है, एंगुलर एंड सब एंगुलर फॉर्म में ये साइड साइड में जमा हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं ग्लेशियल टिल। होप आपको समझ में आया होगा कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं और जो अपने साथ जो फाइन डेब्रीज और कोरस जो मटेरियल्स है वो अपने साथ जो बहा करके लेके आती हैं, तो वो साइड साइड में, वैली के साइड साइड में जाके जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी को हम ग्लेशियल टिल कहते हैं। सो आउटवॉश डिपॉजिट क्या होता है? ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब ये जो सेडिमेंट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ तो साइड साइड में जमा हो गई, पर कुछ जो होता है पानी के प्रभाव के कारण, वाटर फ्लो के कारण आगे की तरफ बढ़ते चली जाती हैं। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्स आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है, वो डिपोजिशन करते हुए जा रही हैं। बट आउटवॉश डिपॉजिट में क्या होता है, जो डिपोजिशंस हो रहे हैं वो सॉर्टेड तरीके से होता है, मतलब असॉर्टेड तरीके से होता है। मतलब कि पहले सबसे बड़े वाले जो सेडिमेंट्स हैं वो जमा होंगे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, मतलब बहुत ही सीक्वेंस से जो सेडिमेंट्स होंगे वो जमा होते चले जाएंगे, तो उसे ही हम आउटवॉश डिपॉजिट्स कहते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ आउटवॉश डिपॉजिट्स आर सम व्हाट राउंडेड एट देयर एजेस। मतलब जो डिपोजिशन हो रहा है, जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है, वो राउंडेड होंगे। ठीक है, सो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे जाते हैं, तो है मोरेन्स। सो मोरेन्स क्या होते हैं? तो मोरेन्स दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ ग्लेशियर टिल। ठीक है, सो बेसिक सी बात है कि ये एक लॉन्ग रिज है ग्लेशियर टिल का। ठीक है, इसमें भी 3 टाइप्स के मोरेन्स होते हैं, जिसमें टर्मिनल मोरेन, लैटरल मोरेन और मेडियल मोरेन्स आते हैं। तो जो वैलीज के साइड साइड में जो हो रहा है ना, वैलीज के साइड साइड में जो रिजेस फॉर्म हो रहे हैं, उसे हम लैटरल मोरेन कहते हैं।
पर टर्मिनल मोरेन्स किसको पे बोलते हैं? टर्मिनल मोरेन्स उसको बोलते हैं जो सेडिमेंट्स जो ग्लेशियर्स के एंड में डिपॉजिट हो रहे हैं, ये देखिए जो सेडिमेंट्स के एंड में हॉर्स शेप में जो डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, इसको ही हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं। ठीक, सो मीडियल मोरेन, अब मीडियन मोरेन देखते हैं। तो मीडियन मोरेन्स किसको कहते हैं? तो दो वैलीज के बीच में जो दो लैटरल मोरेन्स के बीच में जो सेंटर में जो ये जो डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, वैली के ग्लेशियर के सेंटर में जो ग्लेशियर वैली के सेंटर में जो डिपोजिशन हो रहे हैं, ठीक है, जो रिज बन रहा है, उसे ही हम मीडियल मोरेन कहते हैं। सिंपल कि जो वैलीज के साइड साइड में हो रहा है उसे लैटरल मोरेन, जो वैली के एंड में हो रहा है, ठीक है, एकदम एंड में हो रहा है, उसे टर्मिनल मोरेन, और जो वैलीज दो वैलीज के बीच में हो रहा है वो मीडियन मोरेन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है एस्कस। सो एस्कस क्या होता है? When glaciers melt in summer, the water flows in the surface of the ice down along the margins or even moves through the holes of the ice. Very porous materials like rock debris carried into this stream settle beneath the glaciers after the ice melt. It found a sinus ridge called Escus. So simply कि ये जो भी मोरेन्स है, ये भी मोरेन्स की तरह ही रिज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पर इनका फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है। मतलब ये भी मोरेन्स की तरह, जो पिछले वीडियो में हमने देखा, पिछले वीडियो में देखा कि मोरेन्स क्या होते हैं, तो ये भी मोरेन्स की टाइप के होते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है ये डिफरेंट तरीके से होता है। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब किसी स्टैग्नेंट ग्लेशियर के अंदर में केव की तरह फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये जो स्टैग्नेंट ग्लेशियर है, ये एक स्टैग्नेंट ग्लेशियर है, और इसके अंदर जो ये केव की तरह फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से जो पानी निकलता है, मतलब इसके अंदर जो वाटर है, पानी निकलता है, वो अपने साथ सेडिमेंट्स को भी बहाती लेते, जो पानी होगा उसके अंदर तो सेडिमेंट्स भी होगा, तो ये जो पानी है अपने साथ सेडिमेंट्स को भी बहाती हुई आगे लेके चली जाती है, ठीक है। फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के बाद जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब यहाँ का पानी गायब होता है, तो जो तो जो डिपोजिशंस होते हैं, ये देखिए जो डिपोजिशंस हो रहे हैं, ये पानी गायब हो गया, पहले यहाँ पे ग्लेशियर था, ठीक है, एक स्टैग्नेंट ग्लेशियर था, पर जब पानी गायब हो गया तो सिर्फ एक रिज जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसे ही हम एस्कस कहते हैं। तो मेन बात ये है ना कि जो स्ट्रीम्स जो बहते हैं, ये चाहे ऊपर भी बह सकते हैं, ठीक है, या फिर नीचे भी बह सकते हैं ग्लेशियर के, ठीक है, तो इसे ही हम एस्कस कहते हैं। नेक्स्ट, आउटवॉश प्लेन। सो आउटवॉश प्लेन्स टर्मिनल मोरेन्स के बाद जो डिपोजिशंस हो रहा है ना, फाइन और राउंडेड सेडिमेंट्स का, उसे ही हम आउटवॉश प्लेन कहते हैं। तो glacier streams carry a huge quantity of rock debris and then form a fan-like plains beyond the terminus of the glacier. तो यहाँ पे देखिए fan-like plane मतलब कि जो भी पंखा मतलब गोल, जैसे हमने अलुवियल फैन में भी देखा था कि वो गोल तरीके से बनाता है, तो इसमें भी हम देखिए कि फैन लाइक प्लेन बना रहा है, ठीक है, ये राउंडेड शेप होता है, मतलब कि ये जो राउंडेड सेडिमेंट्स की तरह फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जब मोरेन्स, जहां पे टर्मिनल मोरेन्स खत्म हो रहा है, उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है। सो इट इज वेरी सिंपल कि जहां टर्मिनल मोरेन्स खत्म हो रहे हैं, जहां पे टर्मिनल मोरेन खत्म होते हैं, वहीं पे आउटवॉश प्लेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं ड्रमलिन्स पे। तो ड्रमलिन्स क्या होते हैं? तो ड्रमलिन्स कुछ नहीं, जो अभी हमने जो देखा कि ग्लेशियल टिल्स क्या होते हैं, तो ये ग्लेशियल टिल्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बस इसमें इतना सा आपको जानना है कि ये इसके अंदर जो डिपोजिशंस हो रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिपोजिशन, कि ये 30 मीटर हाइट, इसका जो हाइट होता है 30 मीटर, और इसका जो लेंथ है अप टू 1 किलोमीटर तक जाता है। कितना? 1 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, इसका जो हाइट है वो 1 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो 30 मीटर हाइट और 1 किलोमीटर हाइट की वजह से इसका जो नाम पड़ा, इसका ड्रमलिन नाम पड़ा, ठीक है। सो इस ड्रमलिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को हम स्टॉस एंड कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम टेल एंड कहते हैं। स्टॉस इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये ब्लंट शेप का है, ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम टेल कहते हैं, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, जो ग्लेशियर्स के अंदर जो टिल्ट डिपॉजिट हो रहे हैं, ये देखिए ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे देखिए ग्लेशियर्स के अंदर जो टिल्ट डिपॉजिट हो रहे हैं,
ठीक है, और वो भी ब्लंट शेप, वो भी ओवल शेप में। किस शेप में? ओवल शेप में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी एक है, सॉरी, ये देखिए ओवल शेप में जो ये ओवल शेप में जो डिपोजिशन हो रहा है ग्लेशियल टिल्ट का, इसे ही हम ड्रमलिन कहते हैं। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टॉपिक। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।